नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन को लेकर इस दौरान समीक्षा की है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान तैयारियों की समीक्षा की है। सेना की क्या कुछ तैयारियां हैं और तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है। जनरल नरवणे ने तमाम जो जानकारी सेना की ओर से की जा रही है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। राज्यों को लगातार सेना के मेडिकल स्टाफ मिल रहे हैं। देश में सेना की ओर से अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। जहां भी संभव हो नागरिकों के लिए अस्पताल सेना खोल रही है। नजदीकी सेना अस्पतालों में भी आम नागरिक इलाज करवा सकते हैं। तो इस देश में बड़े पैमाने पर आर्मी के अस्पताल हैं, जहां पर आर्मी के मेडिकल स्टाफ काम करते हैं। वहां पर आम लोगों का भी इलाज किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर जहां पर आर्मी के कैंप है वहां पर जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको भी अब कोविड के जंग में उतारा जा रहा है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ सेना की तरफ से पूरे देश में किया जा रहा है, इसकी जानकारी जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री मोदी को दी है। इस वक्त मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग जी, बड़ी अहम बैठक है। सेना किस तरीके से पूरे देश में काम कर रही है, इसकी जानकारी जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री को दी है। देखिए धर्मराज, कोविड प्रबंधन तंत्र में जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल रहा है। दरअसल ये जो दूसरी कोरोना की वेव थी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। किसी को इतना नहीं मालूम था कि ये जो कोविड की दूसरी लहर है ये बहुत बड़ी सुनामी देश में बरपा देगी। और जो कोविड की पहली लहर थी उसको लेके तरह तरह के ऐसे और बहुत मजाक उड़ाया था कि भारत में कोरोना ने कुछ नहीं किया और भारत के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है और यहाँ कोविड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो कोविड की दूसरी लहर थी उसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। दरअसल जो ICMR था उसने कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ा। उन्होंने आगे रिसर्च करनी बंद कर दी। अगर देश में दोबारा कोरोना होगा तो किस प्रोटोकॉल से उसका इलाज होगा, जबकि जो विदेश है, देश में कोरोना के इलाज करने का जो तरीका था, जो मेडिकल दवाइयां थी, इंजेक्शन थे, उनके फॉलोअप काफी तेजी से हुए। लेकिन ICMR ने इसका बिल्कुल फॉलोअप करना छोड़ दिया। अब जब ICMR ढीला पड़ गया तो जो हमारे राज्य सरकारें हैं वो भी ढीली पड़ गई और हमारा हम जो लोग हैं हम लोग भी बहुत ज्यादा उसमें डाउन हो गए और बिना मास्क के पहनने मास्क के मार्केट में हम लोग उतर गए। शादी ब्याहों में भले ही 150 लोगों के आने जाने की अनुमति थी लेकिन 1500 लोग वहां बुलाए जाते थे, किसी के मुंह पर मास्क नहीं होता था। तो बिल्कुल ये संभव था कि कोरोना अब जो अपना कहर है वो बरपाएगा। तो उस कहर ने सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया। अब किसी के भी हाथ में कुछ नहीं रह गया। चाहे देश में कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा ताकतवर है वो कोरोना से निजात नहीं दिला सकता था। तो ऐसे में अब भारतीय सेना को मैदान में उतारा गया है। और कुछ दिन पहले इसकी जो शुरुआत थी वो राजनाथ सिंह ने की थी, जब लखनऊ में उन्होंने DRDO के माध्यम से अस्पताल बनवाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर DRDO के ने अपना हस्तक्षेप किया था। उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आर्मी का जो प्रबंधन तंत्र है उसको बुलाया और उनसे पूछा कि जहां जहां आर्मी का कंट्रोलमेंट एरिया है, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिविलियंस की किस तरह से मदद कर सकते हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो पहली बार एक महामारी ऐसी आई है जिसने जो भारतीय सेना है उसको भी झकझोर कर रख दिया है और प्रधानमंत्री को आर्मी का जो हेल्थ प्रबंधन तंत्र है उसको टटोलना पड़ा। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री ने पूरी जो तैयारियां हैं आर्मी की वो जानने की कोशिश की कि अभी फिलहाल आर्मी किस तरीके से कोविड के तहत अपना रोल अदा कर रही है और आने वाले दिनों में अगर आर्मी को हम पूरी तरह से हैंडओवर करते हैं चीजें तो क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास है। दरअसल धर्मराज, जो हमारे दर्शक हैं हम उनको बता दें कि आर्मी के पास हर तरह का इंतजाम होते हैं किसी भी तरह की के युद्ध से निपटने के लिए। और जब युद्ध में लोग घायल हो जाते हैं तो उनका एक अलग उनका तंत्र होता है। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं, हर तरह की दवाइयां होती हैं। तो इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा देश को जरूरत है। तो जो आर्मी का अपना कोटा होता है उस कोटे का इस्तेमाल पहली बार अब जो सिविलियंस हैं उनके लिए किया जाएगा। तो अभी कुछ देर पहले बैठक हुई है और उस बैठक के बाद कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं।
जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से आज आर्मी के अधिकारी को बुलाकर कोविड के बारे में बातचीत की है, उससे लगता है कि अब जो कोविड का इलाज है वो हमारे देश की सेना आगे आने वाले दिनों में करने जा रही है। जी अनुराग जी, एक आर्मी की बात करें तो आर्मी का अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में है। आपने जैसा जिक्र भी किया, जैसा लगातार हम देख रहे हैं कि भारत का जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरीके से धाराशायी हो चुका है। ऐसे में अगर आर्मी का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाए तो एक बड़ी राहत भी होगी। निश्चित तौर पर जो भी आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं, खुद जो आर्मी के जवान होते हैं, वो जिस भी काम को करते हैं बहुत ही साहसी और निडरता के साथ वो काम करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाइफ सेविंग करना होता है। तो ऐसे में आर्मी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो सिविलियंस के लिए यूज होगा तो निश्चित तौर पर आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। और जो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी और जो हमारे कोविड वॉरियर जो लगे पड़े हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल जो स्टाफ है, उनको भी कम से कम एक सांस लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब उनके सहायता के लिए आर्मी मैदान में आ जाएगी तो उनकी भी हौसला अफजाई होगी और लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर पड़ रहा है वो मजबूत होगा। जी। और आपके पास अगर इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन कि आखिरकार, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो आर्मी के हॉस्पिटल हैं, जहां पर आर्मी के कैंप हैं, ये कब तक, क्योंकि अभी तक वहां पर जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, आर्मी के जो फैमिलीज हैं, उन्हीं का इलाज किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, क्या ऐसा कोई डेडलाइन दिया गया है कब से वो आम लोगों के लिए खोला जाएगा, कुछ प्लानिंग उसकी? देखिए, प्रधानमंत्री के आर्मी अधिकारी के साथ बैठक करना, उनका फोटो बाहर आना, इस बात का स्पष्ट संदेश है कि जिस तरीके से कोविड से लोग परेशान हो रहे हैं, राज्य सरकारें ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रही हैं और जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं, खासतौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसकी कालाबाजारी रोकने में पूरी तरह से पूरे देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अक्षम हो रही हैं। तो ऐसे में आर्मी को जिम्मेदारी देना कोई भी बेईमानी वाली बात नहीं होगी, उनको मौका दिया जाना होगा। और आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आर्मी को कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये मुझे लगता है 2 से 4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री की तरफ से ये फैसला ले लिया जाएगा। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी से आज आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने मुलाकात की है और आर्मी की ओर से क्या कुछ इस कोरोना के खिलाफ जंग में तैयारी है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। प्रधानमंत्री ने उसकी समीक्षा की है और हो सकता है आने वाले वक्त में जो आर्मी के अलग अलग जगहों पर अस्पताल हैं वहां पर आम लोगों का इलाज हो और आर्मी का जो अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आम लोगों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाए। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और इस बैठक में फैसला किया गया है कि जो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है उसके दायरे को थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। पहले शुक्रवार रात को तो नाइट कर्फ्यू लगता ही है, लेकिन जो पहले स्थिति थी वीकेंड लॉकडाउन की, वो शनिवार और रविवार को होती थी, फिर सोमवार की सुबह तक ये कंटिन्यू रहता था। लेकिन अब सोमवार के दिन भी एक दिन का दायरा बढ़ा दिया गया। सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन 3 दिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इसका दायरा बढ़ाया गया है और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जो नतीजे आने थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थे। उसको लेकर टीम 11 के साथ जब मुख्यमंत्री ने बैठक की है तो उससे एक रिजल्ट निकल कर आया कि जो लॉकडाउन है उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए। तो उसे मंगलवार तक एक्सटेंड किया गया है और ये एक बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन का ये दायरा है वो बढ़ाया है, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात को 8 बजे से मंगलवार सुबह के 7 बजे तक लॉकडाउन होगा। शनिवार रविवार को वीकेंड लॉकडाउन होता था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सोमवार के दिन भी अब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होगा। ये जो शुक्रवार रात को 8 बजे से शुरू होगा वो मंगलवार सुबह 7 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। वहीं नोएडा जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर कैसी सावधानी बरती जा रही है और लापरवाह लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, नोएडा के 12-22 इलाके में इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता निशांत शर्मा ने। जायजा लेने के लिए न्यूज़ वन इंडिया नोएडा के सेक्टर 12-22 के इलाके में आया है।
और हम देखेंगे कि किस तरीके से लोग शहर के अंदर सावधानी बरत रहे हैं और किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनको किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं। ये आरएस ज्वेलर्स है। ये आरएस ज्वेलर्स के अंदर भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनके अंदर किस तरीके से जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी है, सैनिटाइजर भी है। ये एंट्री होते ही यहाँ पर पूरी तरह से लोगों का सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद टेम्परेचर चेक किया जाता है। आप अंदर की तस्वीरें कुछ देखिए, किस तरीके से मास्क सभी लोगों ने यहाँ पर लगा रखे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगाना जरूरी है। 2 गज की दूरी भी यहाँ पर बना रखी है। दूरी बनाकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है, बुबली कहते हैं। सर, किस तरीके से एक तो कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, आप शहर के अंदर सेक्टर 12-22 के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी ज्वेलर्स की दुकान है, तो किस तरीके से पालन कर रहे हैं और जो ग्राहक आपके पास आते हैं उनको किस तरीके से सावधानी बरतवाते हैं? जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं, हमने लड़का रखा हुआ है, वो सैनिटाइज करते हैं और टेम्परेचर मापते हैं। और उसके बाद में अगर किसी पर मास्क नहीं है तो हमारे पास ये मास्क है, हम उन्हें मास्क देते हैं। और सैनिटाइज़र अगर किसी पर नहीं है, कोई हमें लगता है कि ये ज़्यादा मतलब वो है, तो हम उन्हें दे भी देते हैं, सैनिटाइज भी दे देते हैं। तो हम जो पूरी तरह से जो सुरक्षा का वो है इस कोरोना का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं कस्टमरों से। तो ये थे आरएस ज्वेलर्स के संचालक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से इन्होंने मास्क भी अपने पास रख रखे हैं, सैनिटाइज रख रखा है। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको मास्क भी ये प्रोवाइड कराते हैं, सैनिटाइजर भी प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर ग्राहक आता है तो उसे पूरी तरह से नियम पालन करने की बात भी करते हैं, अपील भी करते हैं। क्योंकि देखिए, आप देखिए, इन्होंने स्पेशली ही दुकान पर जो अपनी ज्वेलर्स पर जो युवक की ड्यूटी इसलिए लगा रखी है कि टेम्परेचर नापेगा, उसके बाद सैनिटाइज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये अपील का पालन जिस तरीके से देखा जा रहा है, पूरे देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसका पालन करते हुए आम जनता नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यही मैसेज भी है, न्यूज़ इंडिया भी लोगों से अपील करता है कि कोरोना से बचकर रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए और कहीं ना कहीं इस महामारी से आप लड़िए, लेकिन घर पर रहिए। अगर जरूरी हो तो घर से तब बाहर निकलिए। वीडियो साइड का निशान शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। सीतापुर में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सीतापुर में पुलिस ने सरेआम महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर ये जो महिलाएं हैं ये वोट डालने के लिए गई थी और उस दौरान पुलिस वालों ने उनको बेरहमी से पीटा है। मौके पर जो महिलाएं वहां पर थी उन महिला पुलिसकर्मियों देखिए कैसे महिलाओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और ये पुरुष पुलिसकर्मी हैं। अगर इस तरीके से कोई बल प्रयोग किया जाना चाहिए, कोई सही है गलत है, और ये अधिकारी है, कोई कांस्टेबल इस तरीके की हरकत करे तो बात समझ में आती है। ये एक अधिकारी है और अधिकारी जब डंडा चलाएगा तो उसके मातहत जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, उनकी ये देखिए कैसे धक्का दिया जा रहा है। संभवतः ये जो अधिकारी है, इसको पुलिस का जो प्रोटोकॉल कहा जाता है उसका कहरा भी संभवतः मालूम नहीं है कि अगर इसको मालूम होता तो इसे पता होता कि एक महिला पर कोई पुरुष पुलिसकर्मी इस तरीके से डंडे नहीं भांज सकता। सही है गलत है ये दूसरा पहलू है, किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस डंडे बरसा रही है, पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं पर डंडे बरसा रही है, ये तो पहली नजर में ही ये अधिकारी दोषी नजर आ रहा है। जो पुलिस का एक प्रोटोकॉल आप कह लीजिए, जो पुलिस को एथिक्स सिखाया जाता है, जो कानून है, ये देखिए कैसे डंडे से धक्का दिया जा रहा है। अलीगढ़ में मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। अलीगढ़ के गांव आलमपुर में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा और फर्जी वोटिंग के आरोप के बाद जमकर हंगामा हुआ है। ग्रामीणों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर पत्थरबाजी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उनको वहां से भगा दिया है। जब भगदड़ हुई तो भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद थाना विजयगढ़ इलाके की ये घटना है,
जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल शुरू हुआ और देखते देखते जो पूरा इलाका है वो रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। योगेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। योगेंद्र, बवाल ये अचानक से इतना बड़ा तो नहीं हो गया होगा, शुरुआत कैसे हुई इतने बड़े बवाल की? देखिए, यहाँ पे गांव में, ये आलमपुर गांव, अकराबाद का विजयगढ़ का आलमपुर गांव है। इसमें जो कहते हैं दो पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों एक दूसरे पर फर्जी मतदान लगे, मतदान का आरोप लगाने लगे। इसी बात को लेकर के जो वहां पर जो है इंस्पेक्टर सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और जो वहां पर पुलिस वाले थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी। जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी तो वहां पर भारी भीड़ इकट्ठी होगी, जैसे कि हमने आपको वीडियो फुटेज में भेजी, आपने देखी भी होगी। और उसी तरफ से दोनों तरफ से पथराव होने लगा। उसके बाद में पुलिस चूंकि वहां पे शुरुआत में कम मात्रा में थी तो जो है ग्रामीण पुलिस पर और सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हावी हो गए। लेकिन जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने और वायरलेस पर चारों तरफ संदेश प्रसारित करवाया तो कई थानों की फोर्स उस गांव में पहुंच गई और जो कहते तब जाकर के वहां पर जो लोग हंगामा कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज करके उनको वहां से भगाया और उसमें से जो कहते मामले को शांत किया। अब पुलिस का कहना है कि जिन जिन लोगों ने भी हंगामा किया है उनके हम वीडियो देखने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका। मथुरा में फर्जी मतदान को लेकर भिड़ंत हो गई। दो प्रधान प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट के दौरान कई राउंड की फायरिंग भी हुई है। मारपीट और फायरिंग में कुल 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों में से 4 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी पर मौके पर जिले के डीएम और एसएसपी भी पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच बवाल हुआ और उसके बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं और यहां पर कई राउंड फायरिंग भी हुई है और इस पूरे हंगामे, पूरे बवाल में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। फिलहाल 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और इस पूरे बवाल की जानकारी मिलने के बाद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हंगामे को शांत कराने की कोशिश इस वक्त हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा की। थाना बरसाना के नहारा गांव में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते मतदान चल रहा था। जो प्रधान पक्ष के लिए जो प्रत्याशी हैं, महिलाओं के जो समर्थक हैं, वो वहां पर आए और फर्जी वोटिंग को लेकर उनमें विवाद हुआ, जिसको वहां पर तैनात पुलिस बल द्वारा खदेड़ा गया। बाद में गांव में जाकर के पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे के साथ साथ फायरिंग की भी सूचना है। दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 3 लोगों को फायर आर्म इंजरीज हैं, जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। अन्य लोगों को भी जिनको इंजरीज हैं उनका भी इलाज और मेडिकल कराया गया है। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल साथ ही साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। हमारे और डीएम साहब द्वारा भी मौके का मुआयना कर लिया गया है। इस समय पर गांव में शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, लोग मतदान कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित कुल 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य अभियुक्त सियाराम व मलखान सिंह, जो कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। तो मथुरा में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान फायरिंग की भी खबर है। 1 दर्जन लोग इस हंगामे में घायल हुए हैं। 4 लोगों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और इस वक्त स्थिति यह है कि हंगामे के बाद मौके पर जिले के एसएसपी और जिलाधिकारी पहुंचे हैं, डीएम मौके पर हैं। 2 प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और उनके ये जो समर्थक हैं वो आमने सामने हो गए।
गगन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, हंगामा अभी तक शांत हुआ है या नहीं, या फिर अभी भी बवाल जारी है? जी देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, फर्जी मतदान को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए थे। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और फर्जे चले। फर्जे चलने के बाद जो है कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें तकरीबन 7 लोग घायल हुए थे। 7 लोग घायल होने के बाद में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम और एसएसपी दोनों पहुंचे और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वहां मौजूद भेज दी गई। उसके बाद में जो है लगातार अभी का माहौल शांत बताया जा रहा है कि वहां पे भारी मात्रा में पुलिस फोर्स है और मौजूद है। उसके अलावा डीएम और कप्तान दोनों ही जो है लगातार जो है घटना का संज्ञान ले रहे हैं। जी, क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? जी देखिए, बता दें आपको, जैसे कि जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आया है, इसमें लगातार जो लाइव वीडियो है सामने आया है, लाइव वीडियो के माध्यम से जो है और तमाम सूत्रों के माध्यम से जो घटनाक्रम में लोग जो मौजूद थे उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका। नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले पकड़े गए। सेक्टर 20 पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को दबोचा है। आरोपियों के पास से 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए हैं। सेक्टर 5 में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्काल इस मामले पर एक्शन लिया और इन कालाबाजारी करने वालों को धर दबोचा है। इनके पास से 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए हैं। सेक्टर 20 पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आज की तारीख में ऑक्सीजन के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और काला बाजारी करने वाले इस वक्त चांदी काट रहे हैं। निशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, ये जो एक कार्रवाई हुई है, चलिए प्रशंसा की योग्य है, लेकिन ऐसे कई सारे काला बाजारी करने वाले हैं जो नोएडा में सक्रिय हैं, उन तक पुलिस को पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह लगातार अपने थाना प्रभारी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने एक स्पेशल टास्क टीम बनाई गई है जिसमें टीम गठित कर दी है। उसी को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सेक्टर 5 में कालाबाजारी का कुछ मामला सामने आया। वहीं तत्परता देखते हुए सेक्टर 20 पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 जो ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कालाबाजारी वो कर रहे थे, लगातार काला को लेकर पुलिस ने ये एक्शन लिया। दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं जिले में पहले भी कार्रवाई की गई है। पहले भी सेक्टर 20 पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कार्रवाई की। नॉलेज पार्क पुलिस ने भी कार्रवाई की रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि कोई भी अगर जो इस तरीके की कालाबाजारी करता है या एम्बुलेंस में डबल दाम हो या मनमानी करता है तो उनके खिलाफ भी एक टीम बना दी गई है और लगातार एक्शन पुलिस जो है ले रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।